Hi, Vijay. So today we are on lecture 2 for our ongoing chapter, that is consideration. ठीक है, हमने कल कंसिडरेशन के ना 10 पेजेस तक ये सारा वाइंड अप किया था. ठीक है, और हमने थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट था बेटा, दो कॉन्सेप्ट्स को हमने काफी इन डिटेल एनालिसिस लेकर खत्म किया था. व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिस, मतलब सामने वाले ने आपको कोई ना कोई जो है, सामने वाले ने रिक्वेस्ट करी होनी चाहिए और उसकी रिक्वेस्ट पे आप एक्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं एक्ट करूं. या सर आप बोल रहे हैं कि मैं उस एक्ट को, उसने कुछ आपको इस, अब उसने आपको किसी चीज के लिए मना किया है, या आप मना कर चुके हैं या आप करेंगे या आप फ्यूचर में प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम वो चीज नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. और दूसरा हमने एनालिसिस दिया था द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि प्रोमिसी की बिहाफ पे अगर कोई और पर्सन भी परफॉर्म कर रहा है, इट विल बी हेल्ड एज वैलिड. इस लाइन को प्रूव करने के लिए बच्चे हमने एक पॉपुलर केस लॉ पढ़ा था, रमैया वर्सेस चिन्नैया. याद है बच्चे आपको, जिसमें बेटी जी ने ये बोला था कि प्रॉमिस डीड में मेरे को अपने अंकल से कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिल रही, तो माय प्रॉमिस डीड विद द अंकल इज नॉट वैलिड. याद है बच्चे आप? लेकिन सर हमने देखा कि गिफ्ट डीड और प्रॉमिस डीड दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एक दूसरे से. और सर गिफ्ट डीड इट इज कोलेटरल टू द, गिफ्ट डीड इज द कोलेटरल टू द प्रॉमिस डीड. गिफ्ट डीड तब तक नहीं परफॉर्म होगी जब तक प्रॉमिस डीड की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी. तो हमने ये कल पढ़ा था. कृषांत जी रिप्लाई करेंगे जरा मेरे को? यस सर। ठीक है. आइए श्रेया जी, आपका बच्चे इस वाले बैच में हमेशा कैमरा ऑफ हो जाता है, कोई विशेष कारण? अच्छा. सर्वाक्ष जी, कैमरा? और आज ऑनलाइन जाने का कोई विशेष कारण? पंडित ने मना किया होगा पारस की तरह. सर्वाक्ष, आर यू देयर? रिप्लाई करेंगे? एम आई ऑडिबल? चलो आओ बच्चे, देखते हैं. आइए बेटा. सो नाउ वी नीड टू स्टार्ट लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन, कि भाई कंसिडरेशन के लीगल रूल्स क्या है. आइए एग्जांपल से समझते हैं बेटा. सर अश्विन सर ने स्कॉडा परचेज करी कॉस्टिंग ₹15 लाख. सर अब गाड़ी को यूज करते हुए टाइम हो गया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है दैट इज 12 लाख. So that is the adequate price, that is the adequate consideration to the Ashwin sir if he will be selling his car. Am I clear? But Ashwin sir is selling it for rupees 1,80,000 because of urgent need of funds. कई बार ऐसा किसी को हो जाता है ना कि यार प्रॉपर्टी इंसान बाहर सेटल है, प्रॉपर्टी बेचनी है, अब उसका मन है यार कि प्रॉपर्टी बेचनी बेचनी प्रतेश जी. तो सर जब प्रॉपर्टी बेच रही है ना, उस चक्कर में कई बार इंसान लोअर प्राइस पे भी उसको सेल आउट करता है. मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक ना अभी कजन सिस्टर है, तो उनके जो मेरे कजन जीजू हैं, उनके ब्रदर को कुछ लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई है, तो उनका लिवर ट्रांसप्लांट का ना ऑपरेशन है. तो ही इज सेलिंग हिज वन ऑफ हिज प्रॉपर्टी एट अ वेरी लोअर प्राइस बिकॉज ही इज इन नीड ऑफ फंड्स. ठीक है. दस कंसिडरेशन इज वैलिड इवन दो इट इज इनएडिक्वेट. ध्यान से समझ आता है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि कंसिडरेशन आपकी तब भी वैलिड है बेटा, कि अगर जो है कंसिडरेशन तब भी वैलिड है अगर उसका प्राइस क्या है, इनएडिक्वेट है. सब बच्चे मेरी बात एग्री कर रहे हैं? तो लीगल रूल्स, एन एग्रीमेंट in which consent of the party is freely obtained is not void mere merely because consideration is inadequate. Is that clear? Got it? समझ आता है कि नहीं समझ? आगे देखें सर. सर अश्विन सर जो है सेल कर रहे हैं अपनी कार किसको, मिस्टर बी को, फॉर ₹8 लाख अंडर फ्री कंसेंट. आफ्टर रिसीविंग ₹1,80,000, अश्विन सर एक्ट्स लाइक ए कॉन मैन. ठीक है. And went to court to held that contract with Mr. A was void because his consent was obtained under coercion. Now, court will keep consideration of rupees 1,80,000 as evidence and will appoint investigation officer to find whether consent was free or not. If party claims his consent was not freely obtained, then court will take into account such inadequate consideration as an evidence to determine the case. तो यानी कि बेटा दो लैंग्वेजेस आपकी निकली यहां से. क्या है? An agreement in which consent of the parties freely obtained is not void merely because consideration is inadequate. आगे कॉमा है बेटा, आगे कॉमा है. कभी भी कॉल कर देते हैं मेरे को. हेलो, हेलो, हेलो.
merely because consideration is inadequate. However, if party claims his consent was not freely obtained, then court will take into account such inadequate consideration as an evidence to determine the case. Is that clear? Language समझ आती है कि नहीं समझ? अगर फ्री कंसेंट से इनएडुकेट कंसिडरेशन भी दी गई है तो बच्चे वो क्या है, वैलिड है, वो वॉइड नहीं। लेकिन अगर पार्टी बोले कि सर इनएडुकेट कंसिडरेशन मेरे को मिली है अंडर कोअर्शन, then court will take into account such inadequate consideration as an evidence to determine the case. Is that clear? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, सर मिस्टर ए ने ना प्रॉमिस किया, मिस्टर ए ने एक मर्डर किया, ठीक है। अब उन्होंने अपने प्रॉमिस किया लॉयर को टू पे 10 लाख या फिर 25 लाख, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, सर एक तरफ 10 लाख है, एक तरफ 25 लाख, ठीक है। उन्होंने बोला सर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है, आपकी फीस जो है वो मैं आपको देता हूँ 10 लाख। सर आप मालदीव्स जाइएगा अपनी वाइफ, अपनी धर्मपत्नी जी के साथ घूमने, एज अ हनीमून पैकेज मैं आपको 25 लाख रुपए दूं। इज दैट क्लियर? लॉयर जी खुश हो गए यहाँ, ठीक है। आइए आगे देखते, कह रहा आफ्टर विनिंग द केस, केस जीतने के बाद मिस्टर ए रिफ्यूज टू पे 25 लाख फॉर हनीमून पैकेज, विल मिस्टर ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे फॉर एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन? पहला तो पॉइंट ये आ गया, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अलावा ये जो हनीमून पैकेज था 25 लाख का, क्या मिस्टर ए उस इन्फ्लुएंस में है, क्या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में है पे करने के लिए? आइए देखिए नेक्स्ट, विच पुलिसमैन ने सर एक चोर को पकड़ा सोसाइटी। अब सर ही इज आस्किंग फॉर रिवॉर्ड फ्रॉम सोसाइटी मेंबर्स, ठीक है। तो क्या सोसाइटी मेंबर्स आर अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू पे टू द पुलिसमैन? आगे बढ़ो सर, फायर ब्रिगेड के एक ऑफिसर है सर, उनकी ड्यूटी क्या है, टू कंट्रोल द फायर, ठीक है। सर एक वुमेन है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी फॉर रेस्क्यूइंग हर चाइल्ड स्टक इन वॉशिंग। आप रेस्क्यू करके लाइए मेरे बच्चे को, मैं 10 लाख रुपए दूंगी। कई बार इंसान इमोशंस में बह के बोल देता है। आओ नेक्स्ट, सर फायर ऑफिसर रेस्क्यूड द चाइल्ड एंड आस्क्ड फॉर रुपीस 10 लाख। सर नोट पढ़ना है यहाँ, कह रहा है रेस्क्यूइंग द चाइल्ड was not his duty as same as of rescuing team। सर मतलब, सर मेरी बात सुनो, as a fireman his duty was to settle the fire, to control the fire। am I clear? सब बच्चे एग्री कर रहे हो? सर उसकी ड्यूटी ये नहीं थी कि वो अंदर जाए और बच्चे को बचाए। ये तो हम पिक्चरों में देखते हैं यार, ये तो हम पिक्चरों में देखते हैं कि फायरमैन अंदर चला गया बच्चों को। सर फायरमैन बाहर खड़े होंगे, वो क्या करेंगे सर? अब मेरी बात सुनो, सर अभी यहाँ कुछ साल पहले यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आग लग गई, 6 फायरमैन दे डाइड ऑन स्पॉट, बिल्डिंग कोलैप्स करके गिर गए नीचे। उनको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है बेटा, उनको ये काम नहीं सिखाया जाता। उनको सिखाया क्या जा रहा है? सर आग बुझानी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बच्चे ध्यान से सुनिए। अब ये हमारे फायर ऑफिसर सर जो स्पाइडरमैन बन के अंदर गए और बच्चे को बचा के लाया, तो रेस्क्यूइंग द चाइल्ड वाज नॉट हिज ड्यूटी एज सेम वाज ऑफ रेस्क्यूइंग टीम। ये काम किसका था? रेस्क्यू टीम का। सो ही परफॉर्म्ड समथिंग एक्स्ट्रा। तो सर अब लैंग्वेज देखिए, consideration must be more than the performance of existing duties which can be contractual obligation or legal obligation। दोबारा से पढ़ते हैं, कह रहा है consideration must be more than the consideration must be more than the performance of existing duties, ठीक है, which can be contractual obligation or legal obligation। मतलब नहीं समझ आ रहा? आइए बेटा जरा देखो, मेरी बात सुनिए। सर ये जो पुलिसमैन है, ये जो पुलिसमैन है सर, इसने सर क्या चोर को पकड़ा, क्या इसने कुछ एक्स्ट्रा ऑफर किया? हैज ही परफॉर्म्ड एनीथिंग एक्स्ट्रा? सर ये तो उसकी ऑब्लिगेशन है, तो उसकी ड्यूटी है सर। इज दैट क्लियर? सर ऊपर वाला केस देखो, सर मिस्टर ए ने अपने सॉरी लॉयर ने अपने क्लाइंट को मर्डर केस से बचाया, तो क्या सर उसने कुछ एक्स्ट्रा किया? नो सर, नथिंग एक्स्ट्रा। तो क्या मिस्टर ए इज अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा? sorry lawyer Mr. A is under any obligation to pay anything extra to the lawyer? No sir, when he has paid his contractual obligation, उसके अलावा उसको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है सर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? consideration must be more than the performance of existing duties। existing duties क्या है? which can be contractual obligation or legal obligation। if you are providing something extra, in that case you are eligible for extra consideration, otherwise you are not eligible for extra consideration। लिखिए बेटा, लिखिए जरा टॉपिक लिखिए आज का, लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन।
लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। तो बेटा लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन में पहला पॉइंट क्या है? पहला लिखो, inadequate consideration is also valid. Inadequate consideration is also valid if obtained under free consent. If obtained freely. If consent obtained freely. Inadequate consideration is also valid if consent obtained freely. Is that clear? Got it? Next पे आओ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। Extra consideration can be asked for. 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 लेट क्यों हो गए? ट्रैफिक बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर, पारस जी आपने बताया सर। बोल सर, वो लक्ष्मण रेखा है वो। एक्स्ट्रा कंसिडरेशन कैन बी आस्क्ड फॉर इफ, extra consideration can be asked for if promisee, if promisee is asked for, if promisee is asked for more than contractual obligation, if promisee is asked for more than contractual obligation। ये मैं इसलिए लिखवाता हूं ताकि आपको फटाफट समझ आ जाए, एक दूसरी इजी लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। एक्स्ट्रा कंसिडरेशन कैन बी आस्क्ड फॉर इफ promisee is asked for more than contractual obligation। सर जितनी उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल ऑब्लिगेशन है उससे अगर आप एक्स्ट्रा प्रोमिस से मांग रहे हो तो इन दैट केस आप क्या है, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन क्या है सर, वैलिड है। इज दैट क्लियर? थर्ड देखो बेटा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है कंसिडरेशन शुड नॉट बी इल्यूजनरी। समझिए, लिखना नहीं है। कह रहा है कंसिडरेशन शुड नॉट बी इल्यूजनरी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन शुड नॉट बी अनसर्टन, consideration should not be unlawful, consideration should not be immoral, consideration should not be against public policy। आइए सर एक एक करके समझते हैं। सर इल्यूजनरी कंसिडरेशन क्या है सर? सर बॉय डाइड, स्नेक बाइट। बॉय डाइड, स्नेक बाइट। बाबा क्लेम विल मेक हिम अलाइव अगेन, इन रिटर्न आस्किंग फॉर ₹50। मैं भभूति खिला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा सर, कोई किसी को वापस नहीं ला सकता। दैट इज इल्यूजनरी कंसिडरेशन। सर अनसर्टन, अनक्लियर, सर बता नहीं रहे कंसिडरेशन। सर सिलेबस कितनी देर में खत्म करोगे? बेटा 1 महीना, 2 महीना, नहीं 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 7 दिन, नहीं 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 8 दिन। इट शुड बी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट। सर अनलॉफुल, मर्डर, किडनैपिंग, चरस गांजा, इसके लिए नहीं। इमोरल, ठीक है सर, केरला स्टोरी जिसमें क्या थी, कन्वर्जन। क्या था बेटा? कन्वर्जन था। ठीक है, हिंदूज को जो है क्रिश्चियंस में, या क्रिश्चियंस को मुस्लिम में, या मुस्लिम को हिंदूज में, एज सच कन्वर्जन क्या कंसिडरेशन क्या हो गई, इमोरल। ठीक है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी बेटा, आप किसी कंट्री के साथ एट वॉर पे हो, आपकी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ एट वॉर पे, तो इन दैट केस अगर हम पाकिस्तान के साथ जो है बच्चे वहां पर डील कर रहे हैं, ट्रेड में डील कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम पैसा दे रहे हैं, सामने वाला सामान दे रहा है, तो ऐसी कंसिडरेशन भी क्या हो गई बेटा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ? बच्चे क्यों लेट होते, जल्दी आ गए। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, तो लिख लो बेटा, सारे पॉइंट्स लिख लो, सारे पॉइंट्स लिख लो। कंसिडरेशन शुड नॉट बी इल्यूजनरी कंसिडरेशन। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल लिखा हुआ, छोड़ो, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। सर प्रोमिसर जो चाहता है प्रोमिसी से, उसके लिए प्रोमिसर को क्या करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। सर वॉलेंटरी, प्रोमिसी ने अगर एक्ट कर दिया वॉलेंटरी, देन प्रोमिसी किसी भी कंसिडरेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? कह रहे कंसिडरेशन मे कम फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सर यहाँ तो फीस आपसे आएगी, आपके पेरेंट्स से आएगी। कह रहा कंसिडरेशन कैन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कह रहा कंसिडरेशन कैन एन एक्ट और एब्सेंटनेस और प्रॉमिस। इज दैट क्लियर? गॉट इट? सर कोई एक्ट करना है, या आप उसका प्रॉमिस कर रहे हो, या आप वो एक्ट, वो एक्ट आप
नहीं कर रहे या उसका प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं वो ऐड नहीं करूँ। इज दैट क्लियर? गॉट इट? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? इसी के साथ बच्चे हमारा लेक्चर 1 जो है, लेक्चर 1 के जो नोट्स हैं वो हमारे पूरे के पूरे खत्म हो चुके। इज दैट क्लियर? ठीक है, 1 मिनट का आप मेरे को समय देंगे, मैं आप बच्चों के लिए जो है लेक्चर 2 के नोट्स जो है अभी स्क्रीन पे अपलोड कर रहा हूँ बेटा। चले, विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेक्चर 2? ठीक है, चलिए हरी जी कैमरा ऑन करेंगे बेटा। सर्वाक्ष आर यू देयर? रिप्लाई करो बेटा। यस सर। पहले क्यों नहीं कर रहे थे? सर पहले मैं बुक से नहीं गया, शायद आपने तब बोला हो। हरी जी कैमरा ऑन करो बेटा। हरी जी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करी है कि नहीं करी आपने अब तक? आप मुझे एक बात बताओ निकुंज, आप इकोनॉमिक्स की तो मेरे को नहीं है चिंता, मैथ्स कैसे कर रहे हो आप? अन अकेडमी का किया था आपने पहले भी क्या? हाँ, तो ठीक चल रहा है, सेटिस्फाइड हो? हाँ, इस बार क्लियर होना चाहिए बच्चे। इकोनॉमिक्स का क्या कर रहे हो? अच्छा, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट पढ़ रहे हो या अभी नहीं पढ़ा है? हम्म, आपने कहाँ से पढ़ा था? भारत जी मैं अपनी जॉब कर लूँ बेटा? एम आई अलाउड? या मैं स्विच कर लेते हैं बेटा, आप पढ़ा लो लेक्चर 2 कंसिडरेशन। यार तुम बच्चे मुझे एक बात बताओ, मुझे कुछ नहीं बताते और खुद ही लगे होते हैं। तुझे नहीं पता चला, तूने मेरे से बात क्यों नहीं करी? बच्चे एसएससी में इंटरव्यू खुद ही कर लेना, मेरी क्या जरूरत होगी फिर वहां पे? है, अकाउंट्स और लॉ जो है वो खुद पढ़ लेना। तूने मेरे को ये बात बताई, तूने अपना अटेम्प्ट खराब कर दिया, और तूने ये बात मेरे को बताई कि नहीं सर ये सब मैं कहाँ से कर रहा हूँ। जब मैं बच्चों को साफ साफ, अभी जो भी सार्थक आया, सिमरन आई, मैंने इनको, तन्वी संधू जी जो कि आज एब्सेंट है, ये बीच बीच में एब्सेंट हो जाती हैं, मैंने इन सब बच्चों को स्टडी मटेरियल दिया। मैंने इनको कुछ कोई भी और मटेरियल नहीं दिया। मैं चैप्टर खत्म करवाता हूँ, मैं सीए के बच्चों को बार बार बोलता हूँ बेटा अपना मटेरियल चेक करो। आईसीएआई और आईसीएमआई अपने मटेरियल से पेपर डालते हैं, हमारा मटेरियल भी आईसीएमआई और आईसीएमआई के मटेरियल से बना है, उस मटेरियल से ऊपर और कुछ नहीं है अगर सीए सीएस सीएमए बनना है बेटा। चलो, इंटर में इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का साथ यही तक। आइए चलिए बच्चे, कॉस्टिंग और टैक्स देखो बच्चे। आइए बेटा, लेट्स स्टार्ट विद पीडीएफ ऑफ लेक्चर 2। रिकॉर्डिंग हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है? ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा प्लीज। बच्चे आपका एग्रीमेंट जो सेक्शन 2E में था, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है सर? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन अभी हमने पढ़ी सारी 2D में। अब सर प्रॉमिस में भी हम क्या बोलते हैं कि सर ऑफर है और एक्सेप्टेंस है। ऑफर कहां पर है? 2A में, और एक्सेप्टेंस कहां है? 2B में। इज दैट क्लियर? अब बच्चे एक मैंने आपको रेफरेंस दे रहा हूं सेक्शन 25 का। सेक्शन 25 क्या बोलती है बेटा? जर्नल रूल है, कह रही है अगर आप ये फॉलोइंग एग्रीमेंट करोगे ना भाई, ये वॉइड है। जर्नल रूल है, सिंपल सरल, दीज आर वॉइड स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हमें क्या करना है? अब क्या बोल रहा है सेक्शन 25? क्या बोल रहा है? एग्रीमेंट मेड इज वॉइड। तो सर सेक्शन 25 की शुरुआत ही कहां से होती है बेटा? एग्रीमेंट से। और एग्रीमेंट कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2E में। तो क्या लिखा गया है? सेक्शन 2E रेड विद सेक्शन 25, यानी कि दोनों सेक्शंस को मिला के। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सर यहाँ पे देखो, एक सिंपल सी बात है सर, खाली ऑफर है, खाली एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन नहीं है। खाली ऑफर है, खाली एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट क्या है बेटा? वॉइड।
इज दैट क्लियर? ठीक है, ये कौन बोलता है? सेक्शन 2E। इज दैट क्लियर? आगे देखो बच्चे, सेक्शन 25 क्या बोल रहा है, जो कि जनरल रूल है। कह रहा है बट सबसेक्शन 1 2 3 is exception to general rule which means that agreement offer plus acceptance ही बन जाएगा, मतलब वहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़े। कैन बी वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर? सर सबसे पहला एग्जांपल आप कल मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके, गिफ्ट डीड। क्या गिफ्ट डीड में कंसिडरेशन होगी? सर नहीं। इज दैट क्लियर? ठीक है, बट सबसेक्शन 1 2 3 इज एक्सेप्शन टू जनरल रूल। बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले सेक्शन 25 क्या बोलता है? सेक्शन 25 इज द जनरल रूल, साफ साफ बोलता है कि सर आपका कोई भी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होगा, वो क्या होगा बेटा? वो वॉइड होगा। ये सेक्शन 25 का जनरल रूल है। ठीक है, बट सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 इज एक्सेप्शन टू जनरल रूल। और जनरल रूल क्या है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। यानी कि सबसेक्शन 1 2 3 में जितने भी एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं उसमें खाली ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन नहीं है तो भी चलेगा। इज दैट क्लियर? आइए एग्जांपल्स। तो सर एग्जांपल क्या है? फादर ने गिफ्ट दिया डॉटर को। ठीक है, तो आइए, फादर ने गिफ्ट दिया डॉटर को। ठीक है, फादर ने सर इन कंसिडरेशन, फादर के लिए कंसिडरेशन कुछ नहीं, डॉटर के लिए कंसिडरेशन क्या है? फ्लैट। इवन दो विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट डीड इज ए वैलिड एग्रीमेंट। एम आई क्लियर? तो 25 क्या कहती है? एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड, विल बी हेल्ड एज वैलिड इफ 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 अब 25 में देखो बेटा, क्यों यहाँ पे गिफ्ट डीड को जो है वो वैलिड कहा जाता है इवन विदाउट कंसिडरेशन? सर वो 25(1) से आ रहा है, तो 25(1) में देखो क्या लिखा है? इफ consideration is based on natural love and affection. Consideration agreement, sorry, agreement is based on natural love and affection. क्या बाप और बेटी में natural love and affection है कि नहीं है बेटा? सर एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशनशिप। तो बेटा बाप और बेटी क्या है बच्चे? ब्लड रिलेशन है। नियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है? या तो लीगल रिलेशन हस्बैंड वाइफ, या फिर बाप बेटी, दैट इज ब्लड रिलेशन। सर राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, अभी मैंने आपको बताया था, कल एग्जांपल दिया था, मेरे जीजू ने गिफ्ट डीड के थ्रू सब कुछ अपने फादर से, जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो फादर के नाम पे ली हुई थी। जैसे मैंने अपनी गाड़ी अपनी मदर के नाम पे ली हुई। ठीक है, तो अब मैं अपनी मदर से अगर मेरे को गाड़ी ट्रांसफर करवानी, मैं मदर को बोल दूं कि गिफ्ट डीड बना के आप मेरे नाम पे कर दो। इज दैट क्लियर? गॉट? समझ आता है कि नहीं समझ आता? कोई समस्या, कोई परेशानी? आइए बेटा नेक्स्ट देखो। तो सर क्या गिफ्ट डीड ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी? बाप बेटी में नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशनशिप भी था थ्रू ब्लड रिलेशन, और गिफ्ट डीड राइटिंग भी थी और रजिस्टर्ड भी थी। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ? नेक्स्ट देखो, कह रहा है एन एग्रीमेंट इज वैलिड एंड इनफोर्सेबल इवन इवन इट इज मेड even it is made without consideration provided that such agreement is, तो लैंग्वेज क्या है? provided that such agreement is of natural love and affection। ठीक है, आपका क्या था? नेक्स्ट क्या था? ये near relationship, agreement is made between parties standing in near relationship। ये W and R क्या है? अच्छा, राइटिंग है रजिस्टर्ड, और फिर near relationship अगला है। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे एक चार्ट बना दिया। इज दैट क्लियर? गॉट इट? लिखो बच्चे, लिखो, यहाँ पे लिखना शुरू करो, मैं लिखवा रहा हूँ। मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ, लिखो टॉपिक सेक्शन 25। ठीक है, यहाँ पे लिखो नोट, पहले लिखो नोट, या ऐसे लिखो नोट स्लैश जर्नल रूल ऑफ सेक्शन 25। जर्नल रूल ऑफ सेक्शन ये लिखना जरूरी है। जर्नल रूल ऑफ सेक्शन 25, एनी एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जर्नल रूल स्लैश वॉइड। नोट स्लैश जर्नल रूल। ठीक है, एनी एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एनी एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इंटर वालों को मेरी सख्त ये हिदायत है कि रिवीजन सीरीज शुरू होने से पहले टीका मेरे साथ यहाँ पे खत्म कर लें, और पार्टनरशिप और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी अगर पॉसिबल है तो खत्म कर लो मेरे साथ, क्योंकि आप बच्चों की मेरे साथ क्लासेस का बर्डन खत्म होने वाला है। उधर से कंपनी लॉ खत्म होने वाला है, इधर से अकाउंट्स हमारा खत्म होने वाला है। सेकंड लास्ट, वी आर एट द सेकंड लास्ट चैप्टर। पार्टनरशिप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपके टिपिकल चैप्टर्स है और लंबे चैप्टर्स है। सीए फाउंडेशन में अभी होने हैं वो, ठीक है ना? अभी वो सीए फाउंडेशन में होने हैं, उनको खत्म करो। ठीक है, आइए बच्चे लेट्स स्टार्ट।
अगर तो आप बच्चों को थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगता है तो मैं अभी पहले सीए वालों को शेयर्स और डिबेंचर स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है ना। शेयर डिबेंचर भी वैसे अच्छे चैप्टर्स हैं आप, ठीक है। अच्छा, इनका फाइनल अकाउंट्स डेप्रिसिएशन भी होना है, आओ करो रिवाइज, करो रिवाइज उनके साथ साथ। कितनी रिवीजन हो जाएगी बेटा आपकी। 15 सितंबर से लेके 30 नवंबर तक अपना चलाओ, एमसीक्यूज प्लस रिवीजन और दूसरे चैप्टर्स की चलाओ। यार सीएमए वालों के पास बहुत अच्छा चांस है अच्छे मार्क्स लेने को। 30 मार्क्स के सीधे सीधे एमसीक्यूज है यार, 70 में से 30 मार्क्स कोई कोई भी ले लेगा यार, इतना कोई मुश्किल टास्क थोड़ा है। यू पीपल कैन इजीली स्कोर एग्जाम्शन एट ऑल इंडिया लेवल, ठीक है। चलो आओ बेटा, तो लिखो, लिखा बेटा जर्नल रूल हमने, क्या लिखा जर्नल रूल। देखो आपका कॉस्टिंग और टैक्स तो बहुत बड़े बड़े आपके सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स लॉ में तो कम से कम अच्छा स्कोर कर लें, ताकि अगर वहां पे 50 से नीचे भी जाए तो यहाँ पे कॉम्पनसेट हो जाए हमारा। चलो आओ, और देख पास ऐसे ही होता है यार बंदा, 200 200 205 210 इतने ही मार्क्स आते हैं। चलो आओ बच्चे, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा जर्नल रूल, क्या बोलता है जर्नल रूल, एनी एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। नीचे लिखो however there is exception of there is exception of this rule, there is exception of this rule under section, ऐसे लिखेंगे however there is exception of this rule under section के बाद स्क्रीन पे देखो 25(1) ब्रैकेट में, फिर स्लैश 25(2) ब्रैकेट में, फिर स्लैश 25(3) ब्रैकेट। चलो इन 3 सेक्शंस में इसका क्या दिया हुआ है बेटा, एक्सेप्शन दिया हुआ है। नीचे लिखो अब लिखो एक्सेप्शंस, ऐसे लिखो बेटा, सेक्शन 25 सब सेक्शन 1। आओ बेटा, तो इसमें बच्चे 3 एरो निकालो, 3 डंडे निकालो, एरोज निकालो 3 बेटा, ये वाले ये देखो कहाँ गया, ये ये 3 बॉक्सेस कर दो बेटा, 3 बॉक्सेस कर दो इसमें। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल नेचर कर दिया यहाँ पे मेरे एडिटर ने, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, और तीसरा नियर रिलेशनशिप। नियर रिलेशनशिप में क्या आ गया, नियर रिलेशनशिप में भी 2 पार्ट्स करो, लीगल रिलेशनशिप और ब्लड रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर, ठीक है आराम से। आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा, 2:20 हो रहे हैं अभी तो मसा, ठीक है। आज आपकी क्लास बढ़िया तरीके 3:45 तक लेंगे। चलिए आइए बच्चे, चले आगे, ठीक है। चलो बेटा देखो जी, आगे देखो बेटा। सर एग्जाम्पल है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ना लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं सर, स्टूडेंट है। ही मेट देयर मिस शीला, ठीक है। मिस शीला से मिले, दोनों प्यार में पड़ गए, दोनों की शादी हो गई बेटा, ठीक है। कृष्ण भी होता ना बड़ा खुश होता, कृष्ण रिदम बहुत खुश होता। चलिए आइए बेटा, तो सर दोनों में प्यार हुआ, दोनों की शादी हो गई, दोनों के ट्विन बच्चे हुए, दे हैव गॉट ट्विंस, बॉय एंड गर्ल। सबसे लकी लोग ये होते हैं यार, ठीक है। एक ही बारी बेटा बेटी हो गए तो चलो साथ साथ दोनों पल जाएंगे। आइए बेटा, अब सर कहानी में आ गया ट्विस्ट, मिस्टर ए को पसंद आ गई करीना, ठीक है। ये हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मिस्टर ए जो है उनका डिवोर्स हो गया मिस शीला से, ठीक है। अब सर डिवोर्स में कल मैंने मेंटेनेंस वाला सिखाया था ना बच्चों को, मेंटेनेंस का प्रोविजन, दैट है हस्बैंड हैज टू मेंटेन हिज वाइफ इवन ड्यूरिंग मैरिज और आफ्टर मैरिज। तभी जो है कोर्ट आपको एज ए जो है एलिमनी होता है लमसम पैसा, और मेंटेनेंस होता है कि आप हर महीने कुछ कुछ पैसा देते रहे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे इनके बीच में एलिमनी डिसाइड हुई कि आपको 2 BHK जो है 2 BHK का मैं एक फ्लैट दूंगा, सो प्लस मंथली मेंटेनेंस, प्लस मंथली मेंटेनेंस। अब पता नहीं मंथली मेंटेनेंस है या हाउस मंथली, जो भी है हमने दे दिया, इसमें सेटलमेंट होगी। सर अब मिस्टर ए का जो हाउस एग्रीमेंट हुआ मिस शीला के साथ, इज दिस वैलिड, इज दिस वैलिड, नो, बिकॉज नो कंसिडरेशन फॉर मिस्टर ए। सर मिस शीला को तो फ्लैट मिला, उनको क्या मिला, उनको कुछ नहीं मिला सर, मिस शीला बच्चे भी ले गई। तो सर देखो ऐसे केसेस में मोस्टली जो कस्टडी दी जाती है बच्चे की, वो लेडी को ही मिलती है, फीमेल को मिलती है, मेल को नहीं मिलती, बिकॉज कोर्ट कंसिडर्स की मेल्स जो है, एक सिंगल मेल जो है इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू हैंडल हिज चिल्ड्रन अलोन, और ये फैक्ट भी।
अर्निंग तो बच्चे आपने तभी तो आप मेंटेनेंस दे रहे हो वाइफ को, तो अर्निंग का तो पॉइंट कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे। आप अपनी वाइफ बेसिकली आप मेंटेनेंस, इंसान इस चक्कर में भी देता है कि यार मेरे बच्चे हैं, उस चक्कर में इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वाइफ मैरिड, वो वाइफ जो है वो अर्निंग है कि नहीं। हाँ, आपको अगर वाइफ दूसरी शादी कर लेती है, इन दैट केस फिर वो मेंटेनेंस, ठीक है ना, फिर वो पॉइंट वहां पे खत्म। ठीक है, आइए बच्चे, बिकॉज नो कंसिडरेशन ऑफ फॉर मिस्टर ए, even under exception this agreement is not valid because it is not based on natural love and affection। हाँ जी भाई, ध्यान से, तो सर ध्यान से यहाँ पे, अब सर मिस्टर ए का जो हाउस एग्रीमेंट हुआ मिस शीला के साथ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इज दिस वैलिड, नो बिकॉज नो कंसिडरेशन ऑफ मिस्टर ए। अब सर यहाँ पे देखिए, क्या इनके बीच में कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन है? सर डिवोर्स है, ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात है, ये तो रशिया यूक्रेन वाली बात है। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सर फिर भी तो सर देना पड़ता है, फिर भी तो देना। सर कंसिडरेशन व्यू पॉइंट से सिर्फ कह रहे हैं कि ये वैलिड, वैलिड नहीं, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट क्या देना पड़ेगा? सर वहां तो देना ही पड़ेगा। हम सिर्फ टीका पढ़ रहे हैं तो टीका के हिसाब से ही हम यहाँ पे चलेंगे बेटा। ठीक है सर, प्रैक्टिकल लाइफ में तो सर फिर भी हस्बैंड को पे ऑफ करना पड़ता है, सर बिल्कुल देना पड़ता है, बट एज पर टीका दैट एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, क्योंकि सर इवन अंडर एक्सेप्शन दिस एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। एक्सेप्शन में भी ये एग्रीमेंट, एक्सेप्शन क्या बोलती है, एक्सेप्शन क्या बोलती है, कंसिडरेशन नहीं होगी तो भी क्या होगा, वैलिड होगा। एक्सेप्शन क्या बोलती है, वैलिड। यहाँ पे बोल रहा है इवन अंडर एक्सेप्शन। सर जर्नल रूल में तो ये, जर्नल रूल के हिसाब से तो ये क्या है, वॉइड है, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। कह रहा है एक्सेप्शन के हिसाब से भी ये वॉइड है, क्यों? बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। माय क्लियर गॉट? सर मेरी बात सुनो, नियर रिलेशनशिप भी आ गया, लीगल रिलेशनशिप है दोनों में। सर राइटिंग एंड साइंड है, वो भी दो कंडीशंस पूरी, लेकिन नेचुरल लव एंड अफेक्शन कहां से लाओगे सर? ये इसी की तो कमी थी, तभी तो डिवोर्स हो रहा है। तीनों पूरी होनी चाहिए बेटा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आ जाओ बच्चे, तो ये एक एग्जांपल था। नेक्स्ट देखो सर, मिस्टर ए ने ना क्रेडिट लिया 50 लाख। बच्चे ये मैं जितने भी केस लॉज बनाए हैं, मैंने कहीं से पेपर पेपर से देख दाग के, इधर बुक से मैंने ये सब वहां से चेपा है। तो मेरा कोई केस लॉ छोड़ मत देना, पढ़ के जाना सारे केस लॉज मेरे जो यहाँ पर है। इज दैट क्लियर? समझ गए? ये ना वो छोड़ो यार, ये तो सर ने ऐसे लिखा बस समझाने के लिए, नहीं ऐसा नहीं करना। इज दैट क्लियर? ठीक है, आ जाओ। सर मिस्टर ए है, अच्छा खासकर सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चे, वो अपना जो दायरा है, अपना स्कोप है, इसमें जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड ना करें। ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ने की आप बच्चों को जरूरत नहीं है। प्लीज अपना एक बारी साथ साथ, जैसे मैंने पहला चैप्टर कराया बच्चों को, एक बारी गो थ्रू करिए, स्टडी मटेरियल्स में गो थ्रू करिए। आपको जो है, क्योंकि देखो बेटा मेरे को पढ़ाना होता है क्लब करके। अब मैं ये नहीं करूंगा कि सीए फाउंडेशन और सीएमए इंटर का तो सेम लेवल है, अब मैं ये नहीं करूंगा सीएमए फाउंडेशन अलग से फिर मैं पढ़ाऊं, फिर अलग से करने लग गए तो टीका खत्म ही नहीं होगा सीएमए वालों का। इज दैट क्लियर? आप अपना स्टडी मटेरियल प्लीज साथ साथ कंसिडर करें। हाँ, गलती मत कर देना कुछ कुछ और पकड़ने की अब की बारी, या मेरा मटेरियल या स्टडी मटेरियल बस। चलो, अब मिस्टर ए ने ना बेटा टू क्रेडिट ऑफ ₹50 लाख मिस्टर बी से। अब मिस्टर ए क्या है, एक जुआरी है, दैट इज गैम्बलर। मिस्टर ए लॉस्ट दैट मनी इन गैम्बलिंग। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अब सर मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए के खून के प्यासे हैं। अब मिस्टर सी ने यहाँ पे प्रॉमिस किया मिस्टर बी को कि सर वो क्या है, वो उसका एल्डर ब्रदर है, वो बड़ा भाई है, टू रिटर्न एंटायर फंड्स ऑफ 50 लाख, गॉट इट इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इट एज वेल। गॉट इट इन राइटिंग एंड रजिस्टर, भाई तू लिखित में दे, तू लिखित में दे। सर जी 45 में लेट हो गए, 15-20 मिनट, 45 मिनट्स लेट। 1:45, 1:45 टाइम था आज, टाइमिंग नहीं देखी थी आपने आज? बैठो बैठो, क्या हो गया, कहाँ गए हुए थे? अच्छा चलो ठीक है, आइए बेटा। अब सर मिस्टर ए प्रॉमिस कर रहे हैं मिस्टर बी को कि गॉट इट इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इट एज वेल। ठीक है, अब सर मिस्टर ए के लिए यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, ध्यान से देखो कि सर मिस्टर ए abstains फ्रॉम टेकिंग लीगल एक्शन। इज दैट क्लियर? गॉट? सर मिस्टर बी के लिए यहाँ पे क्या कंसिडरेशन है कि मिस्टर सी प्रॉमिसिंग टू रिटर्न फंड्स विद इन 6 मंथ। सर मिस्टर सी के लिए तो कोई कंसिडरेशन नहीं, मिस्टर सी के लिए तो कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या बेटा
So does the agreement between C and B is valid? Answer is yes, according to exception in section 25. सर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है भाई बहन में, नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या नियर रिलेशनशिप है, ब्लड का रिश्ता? और सर मेरी बात सुनो, क्या बी और सी में जो एग्रीमेंट हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या सर वो गॉट इट राइटिंग एंड रजिस्टर्ड भी था? तो तीनों कंडीशंस क्या हो गई आपकी, फुलफिल हो गई। इज दैट क्लियर? समझ आता है? नेक्स्ट देखो, अभी 25 A के बड़े सारे हम जो है एनालिसिस करेंगे। सर मिस्टर ए है, इसकी मैरिज होती है मिस बी के साथ 1 अप्रैल को, ठीक है। अब सर मिस बी का बर्थडे आ रहा है 15 अप्रैल को। मिस बी का बर्थडे आ रहा है कब, 15 अप्रैल को। इज दैट क्लियर? गॉट? सर मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया मिस बी को कि मैं आपको बर्थडे पे 4 व्हीलर, मैं यार मैं पहले डर गया, वो 4 व्हीलर दूसरा वो होता है ना, वो जो फिजिकली डिसेबल इंसान को उसको क्या बोलते हैं, व्हील चेयर। मैं डर गया, मैं ये कैसा गिफ्ट है। तो सर प्रॉमिस किया कि 4 व्हीलर प्लस 5 लाख रुपए जो है वो मैं आपको दूंगा। अब मैंने भी आज एक प्रॉमिस किया है, मैं पिछले साल अपनी वाइफ को गाड़ी सिखाता था, फिर मैं 1 मिनट एक तंग आ गया, मैंने कहा मैं नहीं सिखा सकता भाई, मेरे बस की नहीं, क्योंकि मैं रात को क्लब से आता था तो फिर मैं गाड़ी सिखाने लगता था। तो मुझे ऐसा अपने आप, मैं सिखाने में एज अ टीचर आई एम रियली गुड, मैं गाड़ी भी सिखा लगा, मैं नहीं सिखा सकता भाई। अब आज मैंने फिर प्रॉमिस किया कि आज हम, क्योंकि बिकॉज इट्स अ नीड यार, बड़े सारे मेरे काम होते हैं। तो अगर मेरी वाइफ को गाड़ी स्कूटी वगैरह मैं नहीं, मेरे जीजू गए तो मेरे को डर ही लगता है 2 व्हीलर से। मैं कहा गाड़ी चलाओ। तो अब आज से फिर मैंने प्रॉमिस किया कि हम गाड़ी सीखें। तो मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया मिस बी को कि भाई 4 व्हीलर और 5 लाख। यार आपको पता है भी, रिसेंट एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि दुबई का प्रॉमिस किया हुआ था वो गोवा ले गया हनीमून पे। तो पता नहीं उसने मारा है या पता नहीं क्या डिवोर्स हो गया, क्या हो गया, देखो बड़ी बुरी हालत है यार। चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए। सर मिस पी गॉट दैट प्रॉमिस रजिस्टर्ड एंड इन राइटिंग। मिस पी को पहले ही भरोसा नहीं था, उसने बोला तू राइटिंग में दे और रजिस्टर्ड। मिस्टर ए डिडंट परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑन हर बर्थडे। मिस पी टुक लीगल एक्शन, विल शी बी सक्सेसफुल? भगवान बचाए ऐसे इंसान को। तो सर ऑल द एग्रीमेंट इज वैलिड कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25A। इज दैट क्लियर? ठीक है, 25A के हिसाब से ये बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि तीनों कंडीशंस पूरी हो रही है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड एंड डियर रिलेशनशिप, ठीक है। बट इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, बट इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। सर मेरी बात सुनो, सर अगर हस्बैंड को पता होता कि यार अगर मैं, आप लीगल इंटेंशन याद है ना बेटा, स्टार्टिंग चैप्टर 1, लीगल इंटेंशन मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन द पार्टीज। तो सर अगर हस्बैंड को ये पता होता भाई ये मेरे को ये कोर्ट में ही ड्रैग कर लेगी, तो कभी भी वो राइटिंग एंड रजिस्टर्ड को साइनिंग में वो अपना साइन उसके ऊपर नहीं करता। बट इट इज नॉट इन्फोर्सबल बिकॉज नो लीगल इंटेंशन वाज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग द एग्रीमेंट। इज दैट क्लियर? गॉट? दस एग्रीमेंट इज वैलिड बट इट इज नॉट इन्फोर्सबल। मतलब एग्रीमेंट तो बनता है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। इज दैट क्लियर? एनालिसिस समझ आए? आगे बढ़ो बेटा, 7th। इसी के साथ हमारी 25A क्या होती है, खत्म होती है। गॉट इट? क्लैरिटी है? कृषांत जी, सलोनी जी रिप्लाई करेंगे? यस सर। यस सर। कृषांत जी मेरे को सुनने में आ रहा है तबीयत तो बिल्कुल भले चंगे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं आप, क्या बात है बेटा? सर इसकी बात सुन रहे हो सर? मैं पारस की बात सुन रहा हूँ। सर उसके अच्छा, घर वाले नहीं सुनते उसकी बात। पारस से क्या बोल रहे हो, कह रहे हैं उसके घर वाले नहीं उसकी बात सुनते यार। तो सर्वाक्ष जी रिप्लाई करेंगे? सर्वाक्ष, तन्वी, अनीशा रिप्लाई करेंगे? यस सर। यस सर। ईशा जी, तन्वी जी आप कहीं बाहर है बेटा? नो सर। पीछे इतना शोर है बेटा। हरी जी कैमरा ऑन करेंगे बेटा? हरी जी क्या नाराजगी बेटा? सर नेटवर्क यहाँ पे नहीं आ रहा। नेटवर्क नहीं है बेटा, पहले 2 दिन क्लासेस मिस करी, अब यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। मैथ्स की क्लासेस चालू करी है बेटा, बता। नो सर। हरी तू क्या कर रहा है बच्चे, तेरे को 3-4 दिन की मैंने क्लासेस तेरे को भिजवा दी, तूने अब तक क्लासेस नहीं प्ले करवाई है। बेटा अपनी मेल चेक कर, मेल पे सर क्लासेस डाउनलोड आएंगी। नहीं हो हाँ, रहा। सर वो डाउनलोड ही डाउनलोड। नहीं हो रहा। एप्लीकेशन की एक लिंक था, मैंने वो डाउनलोड किया तो वो ओपन नहीं हो रहा। बच्चे आप प्लीज टेक्निकल टीम के साथ बात करो। सर्वाक्ष आपने टेक्निकल टीम को कॉल किया था? सर मैंने शाम को कॉल किया था, पिक नहीं किया था। शाम को कितने बजे किया? सर जब जिम से आया था वही कितने बजे? 8:30 साढ़े 8।
8:30? अरे सर्वाक्ष, कोई ऑफिस आवर्स होते हैं बेटा, ऑफिशियल सर जगह मुझे लगा कॉल पर्सनल करना है नंबर है, 6:30। आपने पर्सनल नंबर दिया था। यार तुम, 2 मिनट में बात कर रहा हूँ, मेरे को बच्चे की क्लासेस का पूछने दो। सर्वाक्ष, बच्चे वर्किंग आवर्स में कॉल करना है 11 से लेकर 6 बजे के बीच में, और जैसे ही क्लास खत्म होती है सर्वाक्ष, आप कॉल करोगे बेटा और मेरे को अपडेट करोगे आप, ठीक है? ओके सर। चलो आओ बच्चे, लेट्स मूव अहेड। देखो भाई, कह रहा प्रॉमिस टू पे फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज, प्रॉमिस टू पे फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज। सर याद करो, मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था। सर आ जाओ, ये एग्जांपल दोबारा से रिपीट हो रहा है। कह रहा है अश्विन सर ने वॉलंटरली टीच किया 7 स्टूडेंट्स को आफ्टर देयर एग्जाम, मैंने पढ़ा दिया बच्चों को, ठीक है? तो ये क्या बनी बेटा? पास वॉलंटरी सर्विसेज। आफ्टर देयर एग्जाम दे वर स्टार्टिंग, खुश हो गए बड़े, एंड प्रॉमिसिंग अश्विन सर टू पे 1000 पर स्टूडेंट इन फ्यूचर। फ्यूचर कंसिडरेशन मेरे लिए, बच्चे के पार्ट पे कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन मेरे पार्ट पे क्या है? पास वॉलंटरी सर्विस, मेरे पार्ट पे कंसिडरेशन। सो दिस इज फ्यूचर कंसिडरेशन, where on the part of Ashwin sir it is past voluntary services, no consideration for Ashwin sir because there was no request to Ashwin sir from student। मैं खुद आया पढ़ाने के लिए बच्चों। कह रहे in future Ashwin sir asked students for fees but students rejected and thereby Ashwin sir went to the, क्यों सर, क्यों मैंने फीस के लिए यहाँ पे पूछा? क्योंकि बच्चों ने खुद से आगे आके बोला था, खुद से बच्चों ने आगे आके बोला था बेटा कि हम आपको क्या करेंगे, क्या लिखा है? प्रॉमिस टू पे फॉर पास वॉलंटरी सर्विस। तो बच्चे क्या यहाँ पे कोई कंसिडरेशन थी मेरे पार्ट पे? नहीं थी। लेकिन क्या सामने वाले ने प्रॉमिस किया मेरे को पे करने के लिए? किया। सर क्या ये एक्सेप्शन होगी कि नहीं होगी? इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन बट स्टिल दिस एग्रीमेंट विल बी हेल्ड एज वैलिड एंड आई कैन pursue to the court in order to take out my consideration from the, आइए नेक्स्ट देखो बेटा। सर मिस्टर ए वॉलंटरी, मिस रीटा है बेटा, ठीक है? मिस्टर ए डॉक्टर है, वॉलंटरली इनको ट्रीट किया बेटा, promising to pay 75,000 as educational expenses for Mr. A's sister, promising to pay, हाँ जी ठीक। सर मिस रीटा होंगी बेटा काफी अमीर घर की, ठीक है? इनको कुछ प्रॉब्लम होगी, तो एज अ डॉक्टर साहब इन्होंने क्या किया बेटा? इनको रिलीफ प्रोवाइड किया, इनको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करी, ठीक है? अब मिस रीटा जो है बड़ी खुश हो गई, इन्होंने प्रॉमिसिंग टू पे 75,000 एज एजुकेशनल एक्सपेंसेस फॉर मिस्टर एज सिस्टर। गॉट इट? इज दैट क्लियर? आइए बच्चे जरा देखते हैं अब एग्जाम्पल 1 का आंसर, फिर एग्जाम्पल 2 का आंसर। इज दैट क्लियर? आइए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25(2) एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल इवन इफ कंसिडरेशन इज नॉट मूव एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रॉमिसर। मेरी रिक्वेस्ट पे इज नॉट मूव एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रॉमिसर इफ बिलो मेंशन्ड कंडीशंस आर गेटिंग सैटिस्फाइड। इफ बिलो मेंशन्ड कंडीशंस आर गेटिंग सैटिस्फाइड, यानी कि 25(2) में एक्सेप्शन मिल रही है, लेकिन बच्चे आपको कुछ कंडीशंस क्या करनी पड़ेंगी? सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। मिल गई लैंग्वेज 25(2) की। कह रहा है सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरी। क्या मैंने बच्चों को वॉलंटरी पढ़ाया? सर पढ़ाया। कह रहा है सर्विसेज शुड हैव बीन डन फॉर प्रॉमिसर। क्या मैंने प्रॉमिसर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करी? करी। इज दैट क्लियर? बेटा यहाँ पे प्रॉमिसर कौन है? स्टूडेंट। और प्रॉमिसी कौन है? टीचर। लेकिन सर एक अलग बात ये है कि प्रॉमिसर ने जो है मेरे को कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं करी थी। सर सुनो मेरी बात सुनो, जो एक्ट, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना कि सर प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है, तो सर आप देखो कि एक्ट कौन कर रहा है। सर यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर के केस में एक्ट कौन कर रहा है? टीचर। टीचर पढ़ा रहा है, तो सर टीचर क्या बना? प्रॉमिसिंग। इज दैट क्लियर? गॉट इट? कह रहा है सर्विसेज शुड हैव बीन डन फॉर अ प्रॉमिसर, तो प्रॉमिसर कौन है बेटा मेरा यहाँ पे? सर नेक्स्ट कह रहा है प्रॉमिसर इंटेंड्स टू कॉम्पनसेट फॉर द पास वॉलंटरी सर्विसेज। क्या स्टूडेंट ने बोला था कि सर हम आपको फ्यूचर में जाके क्या करेंगे? आपकी पास वॉलंटरी सर्विसेज के लिए पैसा देंगे। Thus Ashwin sir is entitled to get the fees from students as per section 25. Is that clear? समझ आता है कि नहीं? समझ क्लियर है जाहिद जी? ठीक है। टीका तक की लिमिटेड है, रियल लाइफ में नहीं होता है सर। तो टीका बेटा लॉ है आपका, एंड लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द सोसाइटी। तो वो फिर बच्चा आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है ना, आपका लॉयर प्रूव करेगा इस बात। बच्चे क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया दैट आई विल पे, तो अश्विन सर वेंट टू द कोर्ट इन ऑर्डर टू गेट दिस कंसिडरेशन। अब मेरी बात सुनो, देखो प्रैक्टिकली आप बोलोगे सर प्रैक्टिकली ये नहीं होता,
कि इंसान पता क्या सोचेगा, यार 7 बच्चे, 1000 रुपया मिल रहा है, 7000 रुपया, कौन कोर्ट जाएगा, कौन वकील हायर करेगा, कौन कल को पैसा निकलवाएगा, क्योंकि जुडिशरी ऑलरेडी ओवरबर्डन। अगर आप, मैं गया हुआ कोर्ट, जो आपके जितने भी ये जजेस होते हैं ना बच्चे, इतने सड़े हुए होते हैं ना, लिटरली स्पीकिंग, किसी को हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और कोर्ट, इसके चक्कर किसी को लगाने ना हो। हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और कोर्ट। एम आई क्लियर? आई डिडंट टेक द नेम ऑफ द शमशान घाट, मैंने क्रिमेशन ग्राउंड की बात नहीं करी, क्योंकि आई हैव सीन ऑल 4। ठीक है, क्रिमेशन ग्राउंड इतना दुख नहीं देता जितनी ये 3 चीजें आपको जो है दुख देती, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और कोर्ट। इंसान पागल हो जाता। आइए बेटा नेक्स्ट देखिए। आइए केस 2 पे। सर इन दिस केस सिस्टर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव 75,000 फ्रॉम मिस रीटा। बड़े ध्यान से, क्योंकि सर एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। सर वो देखो, कह रहा है सर्विसेज शुड हैव बीन डन फॉर प्रॉमिसर। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। अब ये जो डॉक्टर और रीटा वाला केस था, वहां पे मेरे को बताओ प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है? प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है बेटा? सर जो एक्ट कर रहा है वो प्रॉमिसी। ठीक है, तो एक्ट किसने किया बेटा? डॉक्टर। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ आता? ठीक है सर, प्रॉमिसर इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। आइए जरा देखते हैं। कह रहा है सिस्टर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव 75,000 फ्रॉम मिस रीटा, रीटा, because she has intended to compensate not to Mr. A, rather to his sister, and in accordance to section 25(2), promisor should intend to compensate, promisor should intend to compensate। सर promisor कौन है यहाँ पे? मिस रीटा। promisor should intend to compensate to the person from whom promisor has received past voluntary service। is that clear? ठीक है, तो सर यहाँ पे promisee कौन है? सर सिस्टर। प्रॉमिसी कौन है? सिस्टर। लेकिन सर यहाँ पे ध्यान से मेरी बात, सॉरी, प्रॉमिसी कौन है? डॉक्टर। बट सर्विसेज कॉम्पनसेशन किसको दिया जा रहा है बेटा? उसकी सिस्टर। तो प्रॉमिसर शुड इंटेंड टू कॉम्पनसेट टू द पर्सन फ्रॉम whom promisor has received past voluntary services। क्या यहाँ पे रीटा ने सिस्टर से past voluntary services ली? नहीं सर, किससे ली? डॉक्टर्स। In this case, past voluntary services provided Mr. A, but promise for compensation is made to Mr. A's sisters. In this case, according to provision section 25(2), sister is not entitled to receive 75,000 from Miss A. Thus, in accordance to provision section 25(2), sister is not entitled to receive 75,000 from। ये 2 बारी रिपीट हो गया बेटा। कौन सा? प्रॉमिसी और बच्चे यहाँ पे ध्यान से देख, प्रॉमिसी एक्ट करने वाला इंसान है। प्रॉमिसी और एनी अदर, प्रॉमिसी एक्ट करने वाला इंसान है बच्चे। कह रहा है एक्ट या तो प्रॉमिसी करे या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी जो है एक्ट कर सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि promiser should intend to compensate to the person from whom promiser has received past voluntary service। is that clear? समझ आती? चलो आओ बच्चे नेक्स्ट देखो। एक ना बच्चे आपके इंडिया में ना एक है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, मैंने आप बच्चों के साथ शायद बात भी करी थी। एक वर्ड मैंने बोला था कि मैं वेब सीरीज देख रहा था, उसमें था स्टैट्यूटरी लिमिटेशन। स्टैट्यूटरी लिमिटेशन के बारे में बात कर, आइए मैं बताता हूँ। यहाँ कह रहा है प्रोवाइड्स अ टाइमलाइन इन व्हिच सूट कैन बी फाइल्ड इन डिफरेंट केसेस। एम आई क्लियर? ठीक है, कि सर इतना समय है, किसने आपके साथ फ्रॉड किया, अब आपको इतने समय में सामने वाले के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना है। अगर उस समय के बियॉन्ड आप लीगल एक्शन लोगे तो सर इन दैट केस आपका सूट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं। आइए तो नेक्स्ट, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं बेटा। लिखो बच्चे यहाँ पे 25(2), 25(2 बेटा लिखो जरा। लिखो एग्रीमेंट इज वैलिड, एग्रीमेंट इज वैलिड बंद ना हो जाए। एग्रीमेंट इज वैलिड even in case of past voluntary services। Agreement is valid even in case of past voluntary services, subject to certain conditions, subject to certain conditions।
आप प्रॉमिसर और प्रॉमिसी में अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपको पहचान नहीं पा रहे, तो देखो कौन इंसान एक्ट कर रहा है। जो इंसान एक्ट कर रहा है वो प्रॉमिसी है, और जिसके लिए वो एक्ट कर रहा है वो प्रॉमिसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ आता है? सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। जो नीचे ही रीटा वाला एग्जाम्पल था ना, क्या कहना चाहता है? प्रॉमिसर शुड हैव इंटेंडेड टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू द, ध्यान से मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि बच्चे, प्रॉमिसर जो कंसिडरेशन प्रोवाइड करे ना, प्रॉमिसर जो कंसिडरेशन प्रोवाइड करे वो प्रॉमिसी को प्रोवाइड, प्रॉमिसर जो कंसिडरेशन प्रोवाइड करे वो किसको प्रोवाइड करे? प्रॉमिसी को प्रोवाइड। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बच्चे प्रॉमिसर कौन? रीटा। अब वो कंसिडरेशन किसको प्रोवाइड कर रही है? डॉक्टर को तो प्रोवाइड कर नहीं रही, किसको प्रोवाइड कर रही है? उसकी बहन। तो सर 25(2) की कंडीशन फुलफिल नहीं। वंश क्या बोल रहा है सर कि आपने ये क्यों नहीं अप्लाई किया प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन? बेटा वहां पे क्या लिखा हुआ है? या तो प्रॉमिसी एक्ट कर दे या उसके बिहाफ पे कोई और एक्ट कर दे, वो वैलिड माना जाए। ये कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 2D में कंसिडरेशन की डेफिनेशन। लेकिन सर ऐसा 2D में कहीं नहीं बोला हुआ कि प्रॉमिस सर कंसिडरेशन प्रोवाइड कर दे या उसके बिहाफ पे कोई और। प्रॉमिस सर के लिए ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन किसके लिए है? प्रॉमिसी। इज दैट क्लियर? समझ आता है? तो सर प्रॉमिसर को जो कंसिडरेशन प्रोवाइड करनी है वो सर प्रॉमिसी को ही प्रोवाइड करनी है, वो किसी और को प्रोवाइड नहीं कर सकता ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉमिसी। बट प्रॉमिसी एक्ट करे या उसके बिहाफ पे कोई और एक्ट करे वो अलाउड है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? पूछ बेटा, यही डाउट क्लियर हो गया? हाँ, प्रॉमिसी एक्ट क्या था वहां पे? पे ऑफ करना। प्रॉमिसी का एक्ट, प्रॉमिसी कौन था? स्टूडेंट। ठीक है, तो उसका एक्ट क्या था बच्चे वहां पे? कि या तो वो पे ऑफ कर दे या उसके बिहाफ पे कोई और पे ऑफ कर। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आइए, तो देखो जरा यहाँ, देखो जरा यहाँ पे बच्चे, तो पहली कंडीशन क्या थी? सर्विसेज शुड हैव रेंडर्ड वॉलंटरी। लिखो लिखो जल्दी 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 जल्दी। 25(2) की कंडीशन है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। देखिए वो लाइन, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। पास वॉलंटरी सर्विसेज क्या लिखवाया? एग्रीमेंट फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज विल बी वैलिड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। यही है ना? लिखो पहला, कह रहा सर्विसेज शुड हैव रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब प्रोवाइडेड। सर्विसेज शुड हैव रेंडर्ड वॉलंटरी, सर्विसेज शुड हैव बीन डन फॉर प्रॉमिसर। ये देखो, ये देखो, इधर देखो, सुनो मेरी बात। क्या पहली दो कंडीशन डॉक्टर और रीटा वाले के केस में फुलफिल हो रही हैं? सर्विसेज डॉक्टर ने क्या दी बेटा? वॉलंटरी दी कि नहीं दी? अरे डॉक्टर ने वॉलंटरी सर्विसेज दी। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है? कह रहा है सर्विसेज शुड हैव बीन डन फॉर प्रॉमिसर। क्या सर डॉक्टर ने सर्विसेज मिस रीटा के लिए दी? सर दी। अब जब रीटा की बात आई तो रीटा ने वो सर्विसेज किसको प्रोवाइड करी? डॉक्टर को प्रोवाइड नहीं करी। कह रहा प्रॉमिसर इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। प्रॉमिसर इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट, तो लिखो बेटा, प्रॉमिसर इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। Promisor intended to compensate for past voluntary services. आप मेरी बात सुनो, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए लिखो, promisor intended to compensate, promisor intended to compensate to promisee only, ऐसे लिखो, promisor intended to compensate to promisee only. Is that clear? Promisor intended to compensate to promisee only. Am I clear? Got it? ठीक है, आ जाओ बच्चे, अब जरा नीचे वाले में देखना कि सर प्रॉमिसर कौन था? मिस रीटा, क्योंकि एक्ट तो कौन कर रहा था? डॉक्टर। तो मिस रीटा ने इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट टू प्रोमिसी ओनली। एक्ट करने वाला कौन? डॉक्टर। तो प्रोमिसी कौन बना? डॉक्टर। क्या डॉक्टर को आगे से कोई कंसिडरेशन मिल रही थी? नो कंसिडरेशन। तो किसको मिली बेटा? उसकी बहन। समझ आ जाता है कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो देखो क्या लिखा है, इन दिस केस पास वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर ए बट प्रॉमिस फॉर कंपनसेशन इज मेड टू मिसेस ए, मिस्टर ए's सिस्टर। इसलिए मैंने क्या लिखा है आपको यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज कराया, promisor intended to compensate to promisee only. Am I clear? Got it? चलो बच्चे आ जाओ आगे। अब देखते हैं बेटा लिमिटेशन एक्ट क्या बोल रहा है। कह रहा है प्रोवाइड्स द टाइमलाइन इन व्हिच सूट कैन बी फाइल्ड इन डिफरेंट केसेस। एम आई क्लियर? जरा देखो बच्चे नीचे। सर मिस्टर ए ने ना क्रेडिट लिया मिस्टर बी से 10,000, प्रॉमिस टू रीपे विद 3 months. नाउ एज पर लिमिटेशन एक्ट 1963, मिस्टर ए कैन फाइल सूट विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट। सर ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं टाइमलाइन बनाता हूँ।
सर 1 जैन को लिया लोन, सर रीपे कब करना है? 3 महीने के अंदर तक, यानी कि 31 मार्च। इज दैट क्लियर? 31 मार्च को इसने डिफॉल्ट कर दिया। अब यहां से 3 साल काउंट, ठीक है। अच्छा ये मार्च कौन सी हुई? 24 की। तो सर उसके पास 3 साल कब पूरे होंगे सर? 25 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च 27। समझ आता है? कह रहा प्रोमिसेस टू रीपे विद इन 3 मंथ्स। अब अगर इसने डिफॉल्ट किया तो मिस्टर ए जो है मार्च 27 तक क्या कर सकता है बेटा? केस फाइल कर सकता है। एम आई क्लियर? कह रहा आफ्टर 3 years इट विल बी कॉल्ड एज टाइम बार्ड डेट। इट विल बी कॉल्ड एज टाइम बार्ड डेट। कि भाई क्या हो गया? टाइम बार हो गया, बार लग गई आगे, ठीक है, बैरियर। इज दैट क्लियर? आ जाओ 25(3) देखो क्या कहता है। हाउएवर इफ a person is promising to pay partly or wholly at time barred debt, ध्यान से सुनिएगा बेटा। However, if a person is promising to pay partly or wholly at time barred debt, अच्छा अब क्या हुआ? मेरी बात सुनो सर। मिस्टर ए ने ना केस ही नहीं फाइल, मिस्टर मिस्टर ए ने क्रेडिट दिया बी को, मिस्टर ए ने ना केस ही नहीं फाइल किया, 31-27 तक केस ही नहीं फाइल किया। वो भाई साहब गए, शरीफ बंदा होगा यार, ठीक है, 1 मई 2027, 1 मई 2027 में गया, कहता मिस्टर बी देखो यार तूने मेरे साथ बड़ा गलत किया, 3 साल निकल गए, तू पैसा नहीं दे, 3 साल हो गए तू मेरा पैसा नहीं दे रहा, अब देख यार मेरे पास सिर्फ आई एम लेफ्ट विद ओनली लास्ट रिजॉर्ट, आई विल बी मूविंग टू द कोर्ट। उसने इसका मजाक उड़ाया, उसने बोला मेरी बात सुन, मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, लिमिटेशन एक्ट बोलता है तेरे पास 3 ही साल थे ड्यू डेट से, वो 3 साल पूरे हो गए, एक्सपायर्ड हो गए 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2027। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो मिस्टर ए जो है यहाँ पे बड़ा गिड़गिड़ाया, यार प्लीज 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 मान जा, मेरी बात मान जा। इसको तरस आ गया, इसमें चल ठीक है मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ, मैं 2 महीने के बाद 5,000 रुपए या 10,000 रुपए तेरे को दे दूँ। तो क्या बच्चे इसने क्या किया? यहाँ पे प्रॉमिस किया टू रीपे एट टाइम बार्ड डेट, पार्टली या फिर फुल। देन सच प्रॉमिस, देखना, then such promise will be valid and enforceable even though there is no consideration. Am I clear? सर मेरी बात सुनो, सामने वाला इंसान जो है promising to pay in future कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो सर वो जो promise to pay in future, क्या वो consideration हो गई? Future consideration is a valid consideration. एग्री कर रहे हो मेरे साथ? तो सर मिस्टर ए को तो कंसिडरेशन मिली, बट मिस्टर बी को कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिली। बोल सकता है प्रॉमिस डीड इनफोर्सेबल तो है ही नहीं, लेकिन सर वो इनफोर्सेबल है एज पर सेक्शन 25(3), then such promise will be valid and enforceable even though there is no consideration, provided that such promise is in written form and signed by the promisor or his authorized agent. Is that clear? Got? समझ आता है कि नहीं समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, लिखो बेटा 25(2) मैंने लिखाया आपको, 25(3) लिखो। लिखो टाइम बार डेट इज वैलिड, time bar debt is valid if time bar debt is valid subject to 2 conditions. लिखो time bar debt is valid subject to 2 conditions. Time bar debt is valid subject to 2 conditions. पहली कंडीशन बेटा, पहली कंडीशन लिखो, from person is promising to pay, person is promising to pay even after expiry of period, even after expiry of period as per limitation act. मतलब टाइम बार्ड होने के बाद भी सामने वाला बंदा आपको ये बोल रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको पैसा दे दूं। पर्सन इज प्रॉमिसिंग टू पे इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, even after expiry of the period specified in limitation act. Is that clear? Got it? दूसरा लिखो, such promise must be signed, such promise must be signed and in written form, such promise must be signed and in written form. Is that clear? Got it? यही 2 कंडीशन है ना, सामने वाला प्रॉमिस कर रहा होना चाहिए even after debt is becoming time barred, और दूसरा वो प्रॉमिस क्या होना चाहिए? साइंड और रिटन फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? चलो बेटा
आ जाओ बच्चे, देखो जी अब कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर पर। हाँ जी, सीए वालों, सीएमए इंटर वालों और सीएमए फाउंडेशन वालों, देखो बच्चे, कह रहा है एक्स ओन्स वाई। एक्स ओन्स मतलब एक्स ने देना है पैसा, आई ओ यू, आई ओ यू मतलब मैंने पे कर, एक्स ओन्स वाई ₹10,000। ठीक है, अपने टेक्निकल स्किल्स, अपनी अंग्रेजी, इन दोनों के ऊपर काम करो अगर कॉर्पोरेट में अच्छे लेवल पे जाना है। आपकी फ्लाइट ज्यादा ऊपर नहीं उड़ेगी, ज्यादा लंबी नहीं उड़ान उड़ेगी अगर आप बच्चे अपने सॉफ्ट स्किल्स को एनहांस नहीं करोगे। सॉफ्ट स्किल्स में आपका एक हो गया कंप्यूटर कोर्सेज और आपकी अंग्रेजी, कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर तो कॉर्पोरेट में जाना है तो ये दो चीजें आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगी। ये मैं अपने 5 साल के अच्छे खासे एक्सपीरियंस से आपको ये बात समझा रहा हूँ। दीज डिग्रीज आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आप कुछ नहीं, फिर वही पता क्या करोगे, प्रैक्टिस में जाओगे, लोगों के रिटर्न फाइल करोगे, बस यही काम है। फिर 1,000-1,000 रुपए, 500-500 रुपए, 1,500-1,500 रुपए, फिर यही काम होता है प्रोफेशनल्स का, लिटरली स्पीक। अगर एक अच्छा काम करना है, अच्छे लेवल पे करना है, हम प्रोफेशनल बने बेटा, ठीक है, हमने भी स्टार्टिंग में फॉर्म्स फाइल करे कंपनीज, फाइलिंग का काम होता है, हमने किया, ठीक है। आज लेकिन जो मैं काम करता हूँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई वर्क, कि मैं एक डिफिकल्ट काम कर रहा हूँ, लॉ पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, सीएमए का, सीए का। वेरी फ्यू टीचर्स इन एंटायर इंडिया हु आर डूइंग इट राइट फ्रॉम क्लास 11। आपको अपने काम पे प्राउड होना चाहिए। वरना मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, फाइलिंग का जो काम है ना, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता। यूट्यूब पे आज इतने ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं ना, कि मैं वो ट्यूटोरियल देखूं, पढ़ा लिखा हूँ, टैक्स समझता हूँ, मेरे को 2-3 घंटे लगेंगे वो फाइलिंग को समझने में, और फिर मैं खुद अपना टैक्स रिटर्न फाइल करूँ। लेकिन मैं कहता हूँ छोड़ परे यार, अब क्या है, इसमें दिमाग थोड़ा लगाना है मैंने, आगे बच्चों को पढ़ाना है, सीए इंटर पढ़ाना है, उसमें मैं अपने और स्किल्स को एनहांस कर, नोट्स बना। आइए, अगर दूर तक जाना है, ये डिग्रीज बहुत दूर तक लेके जा सकती हैं, प्रोवाइडेड आपके ये दो स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। ऐसा होता है कि दो दो बच्चे क्वालिफाई हुए, 10 साल के बाद एक बच्चा बहुत अच्छे लेवल पे है, एक बच्चा उतने अच्छे लेवल पे फिर भी नहीं पहुंचा। आइए चलिए देखिए बेटा, कह रहा है एक्स ओन्स ₹10,000, एक्स ने 10,000 देना है, बट दिस डेट इज टाइम बार्ड। टाइम बार्ड हो गया। कह रहा है इन ए बर्थडे पार्टी ऑफ जेड who is a friend of X and Y, common friend. X promises Y to pay this debt. Later, X refuses to Y. Can Y recover the promised amount from X? Yes, he can recover as per section 25(3). Is that clear? सब बच्चे एग्री करते हो मेरे साथ क्या नहीं एग्री करते हो? हेलो भैया, शगुन को 4 बजे छोड़ना है, और बाकी बच्चों को जो है आपने छोड़ना है 4:30 बजे। ठीक है भैया। चलिए बेटा, आओ बेटा देखो जरा। तो सबसे पहले आप कैसे शुरुआत करोगे, हम इससे बेटर लिखते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग द अबव केस लॉ, provisions of section 25 subsection 3 will be applying here, shall apply here, ठीक है। फिर नीचे as per section 25 subsection, is that clear? Got it? When there is an agreement made in writing and signed by the debtor or by his agent to pay wholly or partly, मैंने 25(3) लिखवा दी ना आपको, आपने इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं लिखी। The agreement is valid and enforceable even though there is no consent, ठीक है। फिर 25(3) कर दी एक्सप्लेन, अब होती है कंफ्यूजन। इन इंस्टेंट केस मतलब ऊपर वाला जो एग्जांपल, y cannot recover anything from x, y cannot recover anything from x because x's promise was neither in writing nor signed by him or his agent. Is that clear? Got it? सबसे पहले आप ये कन्वे करोगे एग्जामिनर को कि भाई ये प्रोविजन जो है अप्लाई होते हैं। समझे मेरी बात? स्टेप 1 में क्या है, यू विल कन्वे द एग्जामिनर व्हिच प्रोविजंस विल बी अप्लाइंग। स्टेप 2, यू विल बी एक्सप्लेनिंग दैट प्रोविजन। स्टेप 3, कंक्लूजन। समझ गए भाई? कोई आपको फेल नहीं कर सकता अगर आप इस तरीके इस केस स्टडी को अटेम्प्ट करके आओ। इज दैट क्लियर? यार मैंने लॉ क्वालिफाई किया है फाइनल लेवल पे,
मजाक नहीं है, एडवांस कंपनी लॉ क्वालिफाई करना ऑल इंडिया लेवल पे, यही लिख लिख के, ऐसे ही लिख लिख के क्वालिफाई। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, आओ ध्यान से देखो, नेक्स्ट देखो। कह रहा है मिस्टर वाई गिवन लोन टू मिस्टर जी ऑफ 3 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। मिस्टर जी डिफॉल्टेड द लोन ऑन ड्यू डेट and debt become time barred. After the time barred debt, Mr. G agreed to settle the full amount to Y. Whether acceptance of time barred debt contract is enforceable in law. आइए पढ़ते हैं। 25/3 हमने कर लिया, ठीक है, आ जाओ सीधे कंक्लूजन देखते हैं क्या होगा। Sir, G agreed to settle the full amount to Y of time barred debt. If such promise is in writing and signed by G or by authorized agent, then acceptance of such time barred debt is enforceable. Otherwise not. Is that clear? Got it? समझ आता है कि नहीं? अभी भी इनको शांति नहीं मिली। इन्होंने जर्नल रूल पढ़ाया सेक्शन 25 का, इन्होंने सबसेक्शन 1, 2, 3 एक्सेप्शंस पढ़ाई। कह रहा है एक एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो। एक्सप्लेनेशन होती है फर्दर कुछ बातें अभी रह गई हैं, मैं और अभी शांत नहीं हुआ हूं, मैं और अभी तुम्हारा जान खाना चाहता हूँ। आइए तो मैं एक्सप्लेनेशन पे लेके चलता हूँ आप बच्चों को, ठीक है। कह रहा है नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट। नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कंप्लीटेड। सर व्हाट इज दिस कंप्लीटेड गिफ्ट? आइए देखो जरा। सर नानी ने गिफ्ट दिया चिंटू को, कितना भाई? 2100 रुपए। इज दैट क्लियर? नानके से 500 भी मिले, आज भी मिले, एक अलग ही फील होती, ठीक है। तो बेटा नानी ने चिंटू को गिफ्ट दिया, उसने एक्सेप्ट करा। कह रहा है गिफ्ट गिवन एंड एक्सेप्टेड, गिफ्ट गिवन एंड एक्सेप्टेड इज कॉल्ड एज कंप्लीटेड। thus no consideration is required in case of completed. Mere promising for gift is not held as completed. नानी ने बोला चिंटू मैं तेरे को 2100 रुपए दूंगी, दिस इज नॉट कॉल्ड एज कंप्लीट। तो बच्चे हमने क्या पढ़ा था कि सर गिफ्ट डीड के केस में कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बेटा कौन से गिफ्ट डीड में कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है? सर कंप्लीटेड गिफ्ट में कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ? ठीक है, चैरिटी मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। अच्छा तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिफ्ट। आगे बेटा गिफ्ट को दिया, बच्चा कंप्लीट गिफ्ट में आपका फिर राइटिंग में भी तो होना चाहिए, वो भी तो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, साइन एंड राइटिंग भी तो होना चाहिए, ठीक है। मेयर प्रॉमिसिंग टू पे, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूं? अब कुछ बच्चे यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं। सर सेक्शन 2D में जाओ, 2D में आपने बोला था सर प्रॉमिस टू एक्ट और एब्सेंटिस इज हेल्ड एज कंसिडरेशन, फिर आप इसको कैसे इनवैलिड कर रहे हो? सर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पे हम प्रॉमिस चाहे किया हो, इट विल नॉट बी हेल्ड एज अ कंप्लीट गिफ्ट। और अगर कंप्लीट गिफ्ट नहीं है, वो गिफ्ट डीड नहीं मानी जाएगी। गिफ्ट डीड नहीं मानी जाएगी तो फिर कंसिडरेशन, जो एक्सेप्शन आपको ऊपर मिल रही थी, वो एक्सेप्शन आपको मिलेगी नहीं। एक जरा नीचे क्वेश्चन देख लो, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। कह रहा है एक्स गिफ्टेड 50,000 टू वाई। ध्यान से, एक्स जी देखो कितने रंगीन मिजाज के हैं। एक्स भाई ने जो गिफ्ट दिया ना 50,000 का, अपने नेबर की वाइफ को दिया, शाबाश। एक्स गिफ्टेड 50,000 टू वाई हिज नेबर्स वाइफ, ठीक है। गिफ्टेड 50,000 टू वाई हिज नेबर्स वाइफ बाय एग्जीक्यूटिंग ए रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड विदाउट एनी कंसिडरेशन। वाह जी वाह, बड़ी। कह रहा है देयर इज नो नियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हाँ जी बेटा, खाना बेटा बस थोड़ी सी देर, लेते हैं खाना। कह रहा है देयर इज नो नियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। ये तो अब यहाँ पे लिखा गया नो नियर रिलेशन, क्या रिलेशन होगा वो तो क्वेश्चन जाने। कह रहा है इज दिस गिफ्ट वैलिड, इज दिस गिफ्ट वैलिड। अब सर मेरी बात सुनो, अगर 25/1 के हिसाब से देखो, इसने आपको क्या किया यहाँ पे, बड़ा घुमाने की कोशिश करी है। बच्चा लगाएगा इसमें 25/1, बच्चा क्या लगाएगा 25/1, बच्चा बोलेगा 25/1 में अरे यार कोई नियर रिलेशनशिप तो है ही नहीं, ना ही ब्लड रिलेशन है ना ही लीगल रिलेशन, ये तो दिल के रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि सर, लेकिन यहाँ पे जिस बच्चे ने कंप्लीट गिफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेटा, और कंप्लीट गिफ्ट क्या कहता है बेटा, कि गिफ्ट आपने ऑफर किया और सामने वाले ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर। इज दैट क्लियर? कह रहा नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कंप्लीट गिफ्ट। आइए जरा पढ़ते हैं बच्चे क्या बोल रहे हैं। तो सर सेक्शन टू विच द गिवन प्रॉब्लम रिलेट्स, देखो ये बढ़िया किया है।
सेक्शन टू विच गिवन प्रॉब्लम रिलेट्स, दैट इज एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 25। कह रहा द गिफ्ट इज वैलिड बिकॉज a completed gift needs no consideration and needs not to be result of, देखो साफ साफ बोल रहा है, कितना अच्छा लिखा गया, and need not be a result of natural love and affection। भाई वो 25(1) के प्रोविजंस थे, इसने 25(1) के प्रोविजन को यहां पे डाल के आप बच्चों को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करें। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता? भाई कंप्लीट गिफ्ट का सेपरेट प्रोविजन है, सामने वाले ने दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, इट इज कॉल्ड कंप्लीट गिफ्ट। कंप्लीट गिफ्ट के केस में कंसिडरेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो लाइन डाली हुई है नियर रिलेशन वाली, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। इज दैट क्लियर? ताकि बच्चा 25(1) यहाँ पे अप्लाई कर दे और बच्चा गलत कर। देखो बच्चे, उनकी क्या कोशिश है, आईसीएआई और आईसीएमआई की, कम से कम बच्चा सीए और सीएमए बने, ताकि इन प्रोफेशंस की जो क्रेडिबिलिटी और जो इमेज और जो गुडविल है वो मार्केट में बनी रहे। क्योंकि सर अगर ज्यादा सीए बनेंगे, ज्यादा सीएमए बनेंगे, जॉब्स कम हो जाएंगी। तो इट्स ए प्योर वॉर विद यू, बिटवीन यू एंड द आईसीआई एंड द आईसीएम। उन्होंने आपको रोकना है, आपने जो है बनना है। इज दैट क्लियर? तो उनकी पूरी हर तरीके से कोशिश होगी कि आपको जो है रोका जाए पेपर पास करने से। इज दैट क्लियर? अगर आप बच्चे देखो, लॉ का पेपर जो है कैसे क्वालिफाई होता है, आपने लॉ पढ़ा, आपने उसके इजी लैंग्वेज के नोट्स बनाए। अब बिजनेस लॉ की जिम्मेवारी तो पूरी मेरी, मैंने आपको नोट्स ही दे दिए सारे बना के, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ क्या करना है, ये पढ़ना है, आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, ये पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, ये पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, दैट्स बस। क्या सर सीएमए फाउंडेशन को अभी क्वेश्चन बैंक पढ़ना है? नहीं पढ़ना अभी सीएमए फाउंडेशन। क्या सीए को पढ़ना है? सीए को पढ़ना है क्वेश्चन बैंक, उनके स्टडी मटेरियल। अगर वो स्टडी मटेरियल वाला क्वेश्चन बैंक अपना कवर कर लेते हैं, जैसे अभी दिसंबर वाले उनके पास इतना, जैन वालों के पास इतना टाइम नहीं, लेकिन जो मेरे मई वाले, जून वाले बच्चे हैं, उनके पास टाइम है, दे कैन गो फॉर इट, दे कैन गो फॉर इट। वो पहले अपना यहाँ से क्वेश्चन बैंक खत्म करे और फिर मेरा भी क्वेश्चन बैंक जो है वो पढ़े, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बैंक बहुत क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन बैंक बनाया सीएमए इंटर को ध्यान में रख। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो जी बेटा। हाँ, एग्जैक्टली 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 बेटा, कंप्लीट गिफ्ट के लिए इट हैज टू बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर। ठीक है जी, फिर आप इसको इनवैलिड मान सकते हैं, क्योंकि इट हैज टू बी इन रिटन एंड रजिस्टर्ड फॉर्म। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट पढ़ो क्या बोल रहा है। सर एक ऊपर क्वेश्चन अभी आपका छूटेगा, बिकॉज अभी मैंने आपको चैरिटी का टॉपिक नहीं। ठीक है, आइए जरा देखो बेटा, कितना रह गया ये और, अच्छा लास्ट पेज खत्म है यार, आ जाओ। देखो बेटा, कह रहा है एक्स प्रोमिसेस टू मेक ए गिफ्ट ऑफ 50,000 टू वाई, हिज नेबर्स वाइफ। वाई कौन? वाई यहाँ पे मिस्टर वाई नहीं है, ये मिसेस वाई है, हिज नेबर्स वाइफ। इज दिस प्रॉमिस वैलिड? एक्स ने प्रॉमिस किया, तो सर क्या प्रॉमिस जो है वो कंप्लीट गिफ्ट है? इट इज नॉट ए कंप्लीट गिफ्ट। सेक्शन टू विच द गिवन प्रॉब्लम रिलेट्स, अगेन एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 25, because a promise to gift is not valid, this agreement is not valid, is void for want of consideration। सर कंप्लीट गिफ्ट में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पार्शियल गिफ्ट में आपके बच्चे कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है बच्चे, इन दैट केस इट इज एंड देयर ओनली अ प्रॉमिस टू गिफ्ट एंड नॉट ए कंप्लीटेड गिफ्ट। इज दैट क्लियर? समझ आता है बच्चे? ठीक है, इसी के साथ आपका ये लेक्चर भी खत्म होता है। मैंने ये लास्ट पेज पे बच्चे देखो, एक बढ़िया से आप बच्चों के लिए जो है ये सारा ओवरव्यू दिया हुआ है। 25(1) क्या है? नेचुरल लव, देयर रिलेशनशिप, रिटन एंड रजिस्टर्ड। 25(2) में क्या है? पास वॉलंटरी सर्विस। 25(3) में क्या है? टाइम बार्ड डेट। और एक्सप्लेनेशन टू 25 में क्या है? कंप्लीटेड गिफ्ट। इज दैट क्लियर? कुछ फर्दर एक्सेप्शंस भी हैं बच्चे कंसिडरेशन की, सेक्शन 148 में, सेक्शन 185 में, और केस लॉ बेस्ड एक्सेप्शन। इज दैट क्लियर? गॉट? समझ आता है कि नहीं समझ? तो फाइनली बच्चे, हमने इस चैप्टर का एक बहुत मेजर पोर्शन जो है वो खत्म कर लिया है। ठीक है, लेट मी कम अप विद योर, कहाँ पे रखा है यार, कि 3 अनटाइटल में रखे हुए हैं, कहाँ पे रखे? नहीं, आप बच्चों के साथ भी मैंने शेयर किए थे ना, तीनों मैंने आप बच्चों के साथ शेयर करे ना।
मैंने कहीं अपलोड भी करा है, पता नहीं कहाँ अपलोड करा है, मेरे को याद ही नहीं है। अच्छा यहाँ ही, अच्छा यहाँ से ही है, यहाँ से ही। ठीक है ठीक है, चल। ये रहा ये रहा ये रहा। कल मैंने तीसरा वाला नहीं किया था ना डाउनलोड, ये लो। क्या तीसरा वाला भी शायद मैंने डाउनलोड किया हुआ है यार, यहाँ नहीं है। चल, चलिए बच्चे आ जाइए, विजिबल है सबको? ठीक है, इज इट विजिबल? लेक्चर 3, टॉपिक चैरिटी एक्सेप्शंस। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिए। आप बच्चे और मैं भी मिलते हैं आप 3:30। ठीक है, लेट मी हैव माई लंच, और उसके बाद एक 25 मिनट की हम क्लास लेंगे। ठीक है बेटा, एंड देन विल बी हैविंग ए फ्रेश रिकॉर्डिंग। ठीक है, वहां से हम लेक्चर 3 आपका स्टार्ट करेंगे। आज लेक्चर 2 की रिकॉर्डिंग थी ना, तो हम लेक्चर 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। 3:30 बजे मिलते हैं। चलिए। ओहो, ओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको रुको, कुछ चले तो नहीं गए हैं? 3:45 पे आपकी इको भी है? मंडे को तो छुट्टी रहेगी यार। 13 पेजेस हैं यार, क्या करें फिर? 3:30 तक पढ़ लें? लॉ के लिए इको का, लॉ में मजा आ रहा है। अच्छा, इसको वो नेबर वाला केस लॉ, इसको अच्छा लगा होगा। कौन आ गया? चैरिटी, चैरिटी एक्सेप्शन। आइए बेटा, चलिए चलिए फिर। रुको मैं फ्रेश रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो रुको।